So here is a question number 31. If the net electric flux through a closed surface is zero, then we can infer that. बच्चों कह रहा है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगा तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा, इसी के बारे में हमें पूछ रहा है। और चार स्टेटमेंट है बच्चों। फर्स्ट, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सेकंड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस। थर्ड, electric potential varies from point to point inside the surface. And fourth, charge is present inside the surface. तो ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई 2020 में आपको पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा गॉस लॉ के बारे में बात कर ले रहा हूँ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई होप कि आप लोग को पता होगा बच्चों, बट जिन स्टूडेंट को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि व्हाट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through a closed surface क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों phi E is equal to Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q इनक्लोज क्या है बच्चों, एक Q इनक्लोज होता है नेट इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज। और एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये बच्चों आपका होता है। तो क्लियरली आपको यहाँ से समझना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस की वैल्यू जो होती है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज क्या है बच्चों, नेट इनक्लोज चार्ज। और सेकंड बच्चों होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी रखते। दिस इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसी पे बेस्ड बच्चों आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि अगर नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस की वैल्यू बच्चों जीरो हो तो आप फॉर्मूला ही देख के बताइए कि फ्लक्स की वैल्यू कब जीरो होगा। तो आंसर है सर फ्लक्स की वैल्यू तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पहला इनक्लोज चार्ज, दूसरा परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, तो बचा इनक्लोज चार्ज। मीन्स ऐसा मैं कह सकता हूं कि इफ फाई ई इक्वल टू जीरो देन क्यू इनक्लोज कितना होगा बच्चों, जीरो। क्यू इनक्लोज कितना होगा, जीरो। क्योंकि बच्चों फ्लक्स तभी जीरो आएगा जब नेट इनक्लोज चार्ज की वैल्यू जीरो होगा। ये एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही चांस बनता है फ्लक्स के जीरो आने का कि जब क्यू इनक्लोज जीरो आ जाए। इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो तभी होगा जब नेट इनक्लोज चार्ज की वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन कहा हुआ है आपको। यहाँ पे वही बात कह रहा है बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस जीरो है। तो बताइए क्या हो सकता है, क्या स्टेटमेंट सही है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है बेटा कि नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों तभी जीरो होगा जब क्यू इनक्लोज की वैल्यू जीरो होगा। आप यहाँ पे फॉर्मूले से भी देख लीजिए कि फाई ई की वैल्यू बच्चों जीरो तभी आएगा जब ये वाला क्वांटिटी क्यू इनक्लोज की क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। सेकेंड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, इनकरेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, incorrect option. Charge is present inside the surface, incorrect option. So option number A is your correct option. I hope कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। इन केस ऑफ एनी डाउट आप बच्चों इसका रिकॉर्डेड
पार्ट को अवेल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके पहले भी हमने कुछ PYQs कराए हुए हैं, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका मतलब इसके पहले भी हमने 30 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर अवेल कीजिए। वो सारे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यूट्यूब पर ही। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। और यहाँ पर एक बच्चों क्वेश्चन दिया है कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म्ड चार्ज्ड वायर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 18 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 1 centimeter. The linear charge density on the wire is। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों कि एक यूनिफॉर्मली इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज वायर है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने क्रिएट किया हुआ है एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर वो गिवन है बच्चों। हमें कह रहा है कि बताइए उस इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज वायर पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर बच्चों मेरे पास कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, ऐसा कुछ बच्चों। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो हम इसको दोनों एंड को ऐसे डॉटेड से डिनोट कर देंगे क्योंकि इसका लेंथ तो फिक्स है नहीं। ओके, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और लेट्स सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी। क्योंकि बच्चों इसका लेंथ इनफाइनाइट है तो टोटल इस वायर पे कितना चार्ज है ये बताना मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और बच्चों हम इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन 1 मीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर बच्चों इस वायर का चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो उस केस में हमें एक फॉर्मूला पता होगा कि इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा P। तो इस पॉइंट P पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई r। ये होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये बच्चों फॉर्मूला होगा अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। याद रखना बच्चों यहाँ पे r स्क्वायर नहीं होगा, आप गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड समझ के r स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पर r ही होता है। और हमें क्या क्या बच्चों वैल्यू गिवन है, अगर आप नोटिस करें तो हमें यहाँ पर E की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 18 into 10 to the power 4। यहाँ पे बच्चों हमें R की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। और हमें बच्चों पूछ रहा है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बच्चों हमें यहाँ पे पूछ रहा है। तो चुपचाप इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बच्चों, फर्स्ट क्लास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं बच्चों, वी नो दैट E का फॉर्मूला होता है फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई r। तो E की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 18 into 10 to the power 4। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। इसको आप याद कर लेना बच्चों, ये कूलम कांस्टेंट कहते हैं इसको, इंटू 2 लैम्डा डिवाइड बाई r की वैल्यू है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको 10 to the power -2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 9 जा 18 और 18 से 18 बच्चों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 2 जा 18 होगा और 18 लेफ्ट हैंड साइड में भी है तो उसको कैंसिल हो जाएगा वो। और ये जो 10 to the power -2 है ये इधर जाएगा, जो डिवाइड में है इस तरफ बच्चों मल्टीप्लाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 10 to the power 4 और ये आएगा बच्चों मल्टीप्लाइड में 10 to the power -2 और डिवाइड में भी बच्चों ये जो 10 to the power -9 है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, +9 है सॉरी, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 to the power -9। क्योंकि ये जो 10 to the power +9 है बच्चों अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 to the power -9 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
1.0 इंटू 10⁻⁻7। ये हमने बच्चों स्टैंडर्ड टर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि ये जो लैम्डा होता है ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब इसका यूनिट होगा, चार्ज का हो जाएगा कूलम, लेंथ का हो जाएगा मीटर। दिस इज योर आंसर। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ कि जो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ गया वो हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁻9 -7 और यूनिट हो गया बच्चों कूलम पर मीटर, मींस कूलम मीटर इनवर्स। दिस इज योर आंसर। एक बार बच्चों अपने ऑप्शन को मैच करते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर के ऊपर बेस्ड था। और जिसको भी बच्चों ये फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। थोड़ा सा आपको चार्ज डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके बारे में भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट बच्चों आप इसके रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए और एक बार इसके थ्योरी को भी जरूर पढ़िए भाई, न्यूमेरिकल करने से पहले। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी आपको हमने यहाँ पे बता दिया है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यार क्वेश्चन नंबर 33। और अगर बच्चों आप देखें तो क्वेश्चन का फॉन्ट चेंज हो गया, क्योंकि हमने एक मल्टीपल बुक से बच्चों क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो अभी जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो एक बुक से था, ये किसी दूसरे बुक से है। अगर आपको नाम जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नाम बता दूंगा कि कौन कौन से बुक को मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 4-5 बुक्स को लेकर आपको ये PYQs का कलेक्शन लाया हूँ, ताकि कोई भी आपका PYQs नहीं छूटे आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 and B2 are given charge -7 picocoulomb and +4 picocoulomb charges respectively. They are brought in contact with a third identical ball V3 and then they separated. If the final charge on the each ball is -2 picocoulomb, then the initial charge on the B3 was. तो बच्चों अगर मैं बता दूं तो ये सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बच्चों ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट मीन्स दैट इनिशियल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल चार्ज ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है हमारे पास 3 स्फीयर है। ठीक है, मैं बना लेता हूँ। पहला स्फीयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो पहला आपका बच्चों इसका नाम है B1, दूसरे स्फीयर का नाम है B2, तीसरे स्फीयर का नाम है बच्चों B3। B1 को हमने चार्ज दिया है -7 पिकोकूलम, B2 को हमने दिया है +4 पिकोकूलम एंड B3 को दिया है बच्चों हमें, अच्छा यही पता करना है, लेट्स सपोज ये Q3 है। तो बच्चों बताइए कि इस पूरे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, तीनों स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आंसर है सर, अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो ये हो गया सर 7 -7 +4 मीन्स -3 और यहाँ पे +Q3 मीन्स Q3 -3। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो बच्चों। मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और ये पिको कूलम में आएगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों कि आपका -7 पिको कूलम, यहाँ पर +4 पिको कूलम ऐड कर लीजिए बच्चों, -3 पिको कूलम आएगा। और यहाँ पे आपका है
Q3, तो Q3 और -3 पिको कूलम आपका इनिशियल चार्ज हो गया। और कह रहा है कि बच्चों जब हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, इन्हीं को मैं फिगर को रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों स्फीयर ही हैं बच्चों, B1 B2 B3 ही हैं, आइडेंटिकल हैं। अगर बच्चों हमने ये B1 B2 और B3 को आपस में कनेक्ट कर दिया, B2 और B3 सॉरी, आपस में इनको कनेक्ट कर दिया बच्चों बाय यूजिंग लेट्स सपोज कंडक्टिंग वायर, या इनको किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में ला दिया है, तो चार्जेस का फ्लो होगा, जहां से भी होगा। चार्जेस के फ्लो को हमें नहीं बनाना चाहिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि चार्जेस का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा अभी हम इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट चार्जेस का फ्लो होगा। तो ओवरऑल जो हर एक स्फीयर पे चार्ज आ जा रहा है वो हो जा रहा है आपका -2 पिको कूलम। मीन्स यहाँ पे भी आपका आ गया -2 पिको कूलम, यहाँ पे भी आ गया -2 पिको कूलम, और यहाँ पे भी आ गया -2 पिको कूलम। तो बच्चों इस पूरे सिस्टम में, ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों, अब बताइए इस पूरे सिस्टम में कितना चार्ज है? तो आंसर है Q फाइनल। अगर मैं बात करूं तो ऐड कर लूं तो -2 मीन्स -6 पिको कूलम, क्योंकि चार्जेस का सिर्फ फ्लो हुआ है, यहाँ पे चार्जेस का लॉस नहीं हुआ है। सो वी कैन से दैट इनिशियल चार्ज इक्वल टू द फाइनल चार्ज। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँ, इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? Q3 - 3 पिको कूलम में है, और फाइनल चार्ज कितना दिया है बच्चों? -6 जो कि पिको कूलम में है। तो बच्चों कितना आ गया अगर आप इस यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाए? सो Q3 इक्वल टू बच्चों आ गया -6 + 3 पिको कूलम, मीन्स -3 पिको कूलम। सिंपल सा बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर आ गया -3 पिको कूलम। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट बच्चों आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को भी अवेल कर सकते हैं, ये आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके पहले भी हमने कुछ PYQs कराए रखे हैं, आई थिंक 30 और PYQ इसी चैप्टर से हमने कराए हुए हैं। आप उसको भी बच्चों जरूर अवेल कीजिए। और अगर कोई भी बच्चों आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप मत करना बच्चों, उसके आप रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर अवेल कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आपको 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2023 में बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें थोड़ा सा क्लास 11 का भी कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्लास 11 का भी कॉन्सेप्ट बच्चों यूज किया हुआ है, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ने दे दिया है, तो फिर उन्हें ना फॉर्मूला याद होता है ना कॉन्सेप्ट याद होता है, फिर वो क्वेश्चन को सिंपली छोड़ ही देते हैं। जबकि बड़ा ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पे भी ये क्वेश्चन है। पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूँ बच्चों, कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है बच्चों, कोई भी, वो चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, डजेंट मैटर, अगर कोई भी पार्टिकल बच्चों सर्कुलर मोशन करता है, तो आपको पता है कि उस सर्कुलर मोशन को करने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सपोज एक चार्ज है यहाँ पर Q, और ये चार्ज Q0 सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इसके सेंटर पे बच्चों जो चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो -Q है। तो इस केस में बच्चों इस Q0 कूलम चार्ज को इस सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो होगा इस Q0 और Q के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला बच्चों। क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये Q0 इस Q Q0 कूलम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इस Q0 कूलम चार्ज को सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो बच्चों आपको दो बात याद रखना है कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से प्रोवाइड हो रहा हो। इस केस में इस चार्ज को सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करा और ये फोर्स देखिए टुवर्ड द सेंटर है, दैट्स व्हाई हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। इट मींस दैट यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, जो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अपने बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है बच्चों क्यू नॉट, जो कि मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस स्मॉल ए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रेडियस स्मॉल ए ले लूंगा सॉल्व करने के बाद, और विथ ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू नॉट, कैपिटल क्यू नॉट हमने यहाँ पे लिया हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्यू नॉट, बच्चों इस क्यू नॉट का काइनेटिक एनर्जी हमें पूछ रहा है। तो सिंपल सा बच्चों यही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस चार्ज को मिल रहा होगा, और उस चार्ज को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो बच्चों है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मींस दैट कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है mv²/r। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये तो कूलम्स ने ही आपको बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है बच्चों? 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये रेडियस स्मॉल आर है, बट क्वेश्चन में हमें ए गिवन है तो मैं इसको ए ही ले लेता हूं, या चलो अभी मैं आर ले लेता हूं, कोई बात नहीं, ए बाद में पुट कर दूंगा। चलो r², है ना? तो यहाँ पे आर से आर बच्चों एक कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल गया बच्चों आप लोग को? mv² इज इक्वल टू द 1/4πε0, इसको मल्टीप्लाइड कर दूं तो क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 4πε0 r। तो क्योंकि बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो मैं एक काम करता हूं कि दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाइड कर देता हूं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये जो आपको बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी जो हमें चाहिए था। और जो राइट हैंड साइड आ गया बच्चों वो आपको आ गया क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइड बाई, जहाँ पे 4 है बच्चों, 4 2 जा वो 8 हो जाएगा, 8πε0। और ये आर आपका रेडियस है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो रेडियस की वैल्यू दिया है बच्चों वो आपको ए दिया हुआ है, तो हम आर के जगह बच्चों ए पुट कर देंगे। दिस इज आवर आंसर। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी a² है इनकरेक्ट, ऑप्शन डी में भी बच्चों a² है इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34। और ये क्वेश्चन बच्चों को करने में इसीलिए प्रॉब्लम आता है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे 11th में सीरियस नहीं रहते हैं, तो वो बेचारे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, जबकि एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चे बस डर के मारे इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता, तो वो ये समझ ही नहीं पाते कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा कैसे। ठीक है, उनको बस एक ही फॉर्मूला पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब उनको वेलोसिटी पता ही नहीं होगा, तो वो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग ने देखा, और अच्छे मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो अगर बच्चों कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में आपको जो अभी हमने कराया हुआ है, तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 35। और ये क्वेश्चन बच्चों 2023 का क्वेश्चन है, और मुझे याद है कि 2023 में भी मेरा कॉपी इवेल्युएशन का ड्यूटी लगा हुआ था और ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था, ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ था, और इसमें भी बच्चों काफ़ी स्टूडेंट ने गलत कर दिया था, पता नहीं क्या रीज़न था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया हुआ था।
जबकि एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों आपको 2 पॉइंट चार्ज दिख रहा है, एक आपका है Q1, दूसरा है आपका Q2। अकॉर्डिंग टू फिगर आपको दिख रहा है बच्चों कि ये दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए, है ना। Q1 Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, Q2 Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है। मीन्स यहाँ पर 2 केस हो सकता है। पहला केस कि या तो Q1 की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव हो और Q2 की वैल्यू नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि बेटा अनलाइक चार्जेस ही आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड क्या हो सकता है बच्चों कि Q1 की वैल्यू नेगेटिव हो और Q2 की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तभी बच्चों इन दोनों पे फोर्स अप्लाई होगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर एक चार्ज हो एक न्यूट्रल हो तो भी तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें बताया हुआ है, और कूलम्स लॉ में हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, और पॉइंट चार्ज में हम बच्चों अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज न्यूट्रल हो गया तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी, नॉट पॉइंट चार्ज, एक एक ऑब्जेक्ट, एक कोई चार्ज हो और एक न्यूट्रल बॉडी हो तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर एक न्यूट्रल है एक चार्ज है तो ये जरूरी है बच्चों की जो न्यूट्रल है वो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसा कि यहाँ पे है, अगर इसमें से कोई भी एक चार्ज न्यूट्रल होता है, एक पॉइंट न्यूट्रल होता, तो यहाँ पे फोर्स 0 हो जाता है। बट देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी चार्ज 0 नहीं है, ना तो Q1 ना तो Q2। हाँ, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। तो बच्चों ये आएगा आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये है बच्चों कि Q1 इंटू Q2 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगा, है ना। आपको तो पता ही होगा कि नेगेटिव नंबर 0 से लेस होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि Q1 और Q2 लेस देन 0 है। यही क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, ये तो गलत हो गया बच्चों। सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड भी आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट। फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। और ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और आपके बोर्ड एग्जाम में 23 में आया हुआ था, और आई थिंक 23 या 24, सॉरी 24 में आया हुआ था। 23 तो सैंपल पेपर में गिवन था, 24 में आया हुआ था, सॉरी ये 24 में आया हुआ था क्वेश्चन। 23 के सैंपल पेपर में गिवन था, 24 में दे दिया था, और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। आई होप कि बच्चों अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर बच्चों कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज इसके आप रिकॉर्डेड लेक्चर को भी अवेल कीजिए, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। बिना इसके बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एग्जाम हो बच्चों, सिर्फ मैं CBSE का क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बच्चों बोर्ड एग्जाम हो, अगर आप PYQs को अपने स्टडी नहीं किया तो आप उस एग्जाम में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के भी एग्जाम होते हैं उसमें भी PYQs को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो फिलहाल अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, और ये एक बच्चों पॉइंट चार्ज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और पहले मैं इसको समझा देता हूँ बच्चों, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लेंगे। देखो बच्चों, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो सबको याद होगा। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by R square. Electric field due to a point charge Q at a distance small r is equal to the 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. तो बच्चों अगर मैं चार्ज को सेम रखूं, अगर मैं चार्ज को नहीं चेंज करूं, तो अलग अलग डिस्टेंस पे मतलब हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर आप देखें तो डिस्टेंस के साथ बच्चों ये चेंज हो रहा है। तो लेट सपोज कि R1 डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है और R2 डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों E2 है, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा, पहले हम इसी को समझते हैं।
तो देखो बच्चों यहाँ फॉर्मूले से आपको क्या देख के लग रहा है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r² के। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट E1/E2 की वैल्यू जो होगी वो होगा R2² ये होगा बच्चों, R2²/R1²। ये बच्चों आपको रिलेशन मिल गया। और E1 और E2 क्या है, अभी अभी हमने समझाया कि E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at a distance R1 and E2 is the electric field at a point charge at a distance R2। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों कि अगर R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, R2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ये रिलेशन होगा। क्वेश्चन में भी बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आपको गिवन है, एक बार आप रीड कीजिए। An isolated point charge particle produce an electric field कैपिटल E। मतलब बच्चों आपको यहाँ पे E1 की वैल्यू गिवन है at a distance at a point 3 मीटर away from it, मतलब ये R1 की वैल्यू गिवन है। The distance of the point at which the electric field is E/4। बच्चों आपको E2 आपको गिवन है और आपको अगर नोटिस कीजिए तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पूछ रहा मीन्स R2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो फटाफट इस फॉर्मूले में पुट करके हम सॉल्यूशन इसको करते हैं। तो हमें पता है बच्चों की E1/E2 की वैल्यू जो होगी वो R2/R1 के होल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे आप जो स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है आप उसको होल ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो भाई चलिए वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू है कैपिटल E अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E1 इज कैपिटल E। E2 की वैल्यू है बच्चों E/4, यहाँ पे बच्चों गिवन है E/4। R2 की वैल्यू बच्चों हमें पता लगाना है और R1 की वैल्यू हमें दिया है 3 मीटर। क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। E से E कैंसिल हो गया बच्चों, जो हमें आएगा यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, क्योंकि ये 1/4 है तो अगर ये कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू द R2/3 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों साइड बच्चों आप रूट ले लीजिए तो हो जाएगा R2/3 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2, ये 3 था बच्चों। सो R2 इज इक्वल टू द 3 2 जा 6 ना, R2 इज इक्वल टू द 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। So option number 1 is incorrect, option number B is incorrect, option number C is incorrect, option number D is your correct option। Option number D is your correct option बच्चों। और ये सिंपल सा बच्चों पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस फॉर्मूला पे बेस्ड, सिंपली इस फॉर्मूला पे बेस्ड, ये जो E1/E2 इज इक्वल टू R2²/R1² है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। हाँ, ये जो हो सकता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, जहाँ पे E/4 है वहाँ पे E/3 हो सकता है, E/6 हो सकता है, जहाँ पे 3 मीटर है वहाँ पे 2 मीटर हो सकता है। बट बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल टाइम्स आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप इसको रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए, क्योंकि हमने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, कुछ भी बच्चों नहीं छोड़ा हुआ है, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 37 और ये एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आप फिगर देख लीजिए, यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है और दोनों ही फिगर में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर आप बच्चों फर्स्ट फिगर को नोटिस करें तो फर्स्ट फिगर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो पैरेलल है। अगर आप नोटिस करें वो पैरेलल है। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ये डिनोट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना। पैरेलल लाइंस बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं। अब अगर बच्चों ये डाइवर्जिंग या और कन्वर्जिंग लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसके हर एक पॉइंट पर, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं पे भी बच्चों आप पॉइंट ले लो,
हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लो होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग ज्यादा होगा बच्चों वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा। जहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउडिंग कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगा। ठीक है ना, तो इस बात को आपको समझना है। इट मीन्स दैट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं बच्चों, लेफ्ट टू राइट, इस केस में क्वेश्चन नंबर सेकंड में या फिगर नंबर सेकंड में, अगर बच्चों मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है ना, ओके। तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट कर रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड arises due to a single positive charge point charge located somewhere on the left। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ये जो फर्स्ट और सेकंड फिगर है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुआ है वो ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से अराइज हुआ है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुआ है ये ड्यू टू ए प्लेन चार्ज सीट की वजह से अराइज हुआ है। आपको पता है ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इस टाइप का फिगर नंबर 1 टाइप का तभी बनेगा जब यहाँ पर एक इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज प्लेट सीट होगा, तब बनेगा बच्चों। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं बनेगा। और इस राइट हैंड साइड में बच्चों ये मैंने पूरा नहीं बना पाया हुआ है, थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ। तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव प्लेट होगा और राइट साइड में बच्चों सिमिलरली नेगेटिव प्लेट होगा। और आपको पता है बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये जो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से बना हुआ है, ना कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका बच्चों पहले ही गलत हो गया। ये कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बना हुआ है। तो ये बच्चों आपका स्टेटमेंट गलत है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं। सेकंड कह रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी क्रिएटेड बाय ए नेगेटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट एंड पॉजिटिव चार्जेस समवेयर ऑन द राइट। तो क्या बच्चों आप इसी में बताओ, फिगर 1 में ही आप देख के बताओ, क्या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है क्या इसके लेफ्ट में कोई नेगेटिव चार्ज है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर है नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ क्योंकि इसके लेफ्ट में पॉजिटिव चार्ज है और राइट में नेगेटिव चार्ज है। बट ऑप्शन में क्या कह रहा है बच्चों, देखो कि क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट। ये लेफ्ट बोला हुआ है बच्चों, ये गलत है। एंड पॉजिटिव चार्ज समवेयर ऑन द राइट, बच्चों ये गलत है। ऐसा उसको कहना चाहिए था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट एंड नेगेटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन राइट, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट इज द सेम एवरीवेयर। बिल्कुल बच्चों ये बात सही है कि इस फर्स्ट फिगर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एंड सेकंड बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये भी बात बच्चों अभी हमने बताया कि इन द केस ऑफ सेकंड फिगर अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है। जितना ज्यादा लाइन क्राउडेड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों एकदम सही है कि फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेकंड फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिकम स्ट्रॉन्गर। ये गलत है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट वाला तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों केस में नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट केस में और सिर्फ सेकंड केस में होगा। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैंने पूरा एक एफर्ट लगाया हुआ है ताकि आपको ये मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी बच्चों कोई डाउट बच रहा है आपके इस क्वेश्चन में तो आप इसके रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए।
जो कि आपको पता है कि लाइव क्लास के 24 आवर के बाद एकदम मिल जाता है, आप तुरंत भी उसको अवेल कर सकते हैं लाइव क्लास के खत्म होने के बाद, बट आफ्टर 24 आवर वो प्रोसेस होके अच्छी क्वालिटी में आपको बच्चों मिल जाता है। तो अगर कोई भी डाउट आपका बच जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप उसके रिपीटेड लेक्चर को भी अवेल कर लें। बट मैं यहाँ पे एकदम ट्राई करूंगा कि आपको फर्स्ट टाइम लाइव लेक्चर में ही आपको ये समझ में आ जाए, आपको रिपीटेड लेक्चर की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपको रिपीटेड लेक्चर कभी देखना भी हो तो आप एज ए रिविजन देखें, ना कि इसको लर्नर देखें, एज ए लर्नर। ओके, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाया हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज ऑन ए प्लेन ऑफ ए पेपर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, ध्यान समझना, एक प्लेन ऑफ द पेपर पे बना हुआ है, एक प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिया हुआ है, कह रहा है स्टडी द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट क्वालिटेटिव इंप्रेशन। याद रखना, इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्वालिटेटिव इंप्रेशन गिवन बाय द रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इसमें इस चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इज स्ट्रॉन्गर देन द पॉइंट बी। एक बार चेक कीजिए भाई, पॉइंट ए पे क्राउडिंग हमें ज्यादा दिख रहा है, पॉइंट बी पे बच्चों क्राउडिंग कम दिख रहा है। तो ये बात एकदम सही है कि ए पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बी। तो ये ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है। सर ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन में तो इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये देखना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, जस्ट वाई मैं इसको क्रॉस लगा दे रहा हूँ। ये बच्चों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। सेकंड देखते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डायमेंशनल। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायमेंशनल है? यहाँ पे अगर आप देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायमेंशनल है? ठीक है, अभी हम इसको रोक के रखते हैं। थर्ड आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज जीरो। क्या पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि पॉइंट सी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करके इधर ही चले जा रही हैं। इस पॉइंट सी की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। ऐसे पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। इस बात को समझना बेटा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट चार्ज से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होता है? बिल्कुल सही बात है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे हमेशा मिलता है। किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डायमेंशनल। ये आपका बच्चों एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स ये एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ये आपका आंसर है। सो आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए। हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, हालांकि हम यहाँ पे आपको टोटल 50 PYQs कराने वाले हैं इस सीरीज में। और सिर्फ PYQs ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों की आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 पे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है, सिंपल सा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और इसको हमने प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब पे, एक क्यूब के सेंटर पे रख दिया है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन, यहाँ पे वन ऑफ होना चाहिए, वन ऑफ इट्स फेसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिगर पहले बना दे रहा हूँ। एक मेरे पास लेट्स सपोज क्यूब है, ऐसा कुछ,
आपने बचपन में इसको बहुत बनाया होगा, वही वाला क्यूब बच्चों जो आप बचपन में बनाते हो। एक क्यूब है बच्चों और इसके सेंटर पे बच्चों हमें एक चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू तो कैपिटल क्यू है और एप्सिलॉन नॉट आपका एप्सिलॉन नॉट है। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द क्यूब बच्चों ये आएगा। दिस इंप्लाइज दैट फाई क्यूब की वैल्यू जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट बच्चों ये तो हमें पूछा ही नहीं है, हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं बच्चों, है ना। तो अगर 6 फेसेस से फ्लक्स इतना है तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना आएगा सर, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्योंकि पूरे क्यूब से बच्चों आपको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स मिलेगा और हमें पता है कि बच्चों यहाँ पे 6 फेस होते हैं, तो एक फिक्स से आ जाएगा आपका 1/6 ऑफ द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मींस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। तो एक ही ऑप्शन सही हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 40 है सॉरी। और यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन कहा हुआ है, ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे फिगर अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे 15 चार्जेस हैं, एक दो चार्ज नहीं है बच्चों, यहाँ पे 15 चार्ज पार्टिकल है विद द सेम चार्ज स्मॉल q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस, दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द साइड ऑफ द y एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive particle is r/3 and one of the charged is at the origin. What is the electric flux through a sphere centered at the origin having a radius of 1.5 r? तो बच्चों पहले तो मुझे यहाँ पे इसका फिगर बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो चलिए मैं इसके पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना दे रहे हैं बेटा, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको समझ ही नहीं आएगा। चलिए भाई ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रहा आपका बच्चों एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। और यहाँ पे बच्चों हम बना लेते हैं वाई एक्सिस। सो दिस इज योर वाई एक्स, लेट्स सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस। और तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर सेंटर पे चार्ज एक क्यू है और यहाँ पर सेंटर पे एक चार्ज है बच्चों क्यू। और उसके बाद हमें, क्योंकि सिमेट्रिकली ये अगर वाई एक्सिस है बच्चों, अगर ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो क्योंकि चार्जेस एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मींस अगर 15 चार्ज है तो एक तो आ गया सेंटर पे, तो बच्चा कितना बच्चों 7 और 7, तो 7 चार्जेस बच्चों राइट में होंगे और 7 चार्जेस लेफ्ट में होंगे, क्योंकि हमें वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्री रखना है। चलिए भाई यहाँ पर फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज, सिक्स चार्ज और 7 चार्ज, ये लेफ्ट में हो गया। 7 आपको राइट में भी बनाना है। चलिए भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। तो बच्चों अगर आप नोटिस करें तो एक सेंटर पे है और बाकी दोनों साइड में आपके 7 चार्जेस हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ चार्ज हो गया बच्चों वो हो गया आपका, सॉरी वो आपका हो गया आपका 15। मैं इसको इरेज कर देता हूं। टोटल बच्चों जो नंबर ऑफ चार्ज है वो आपका हो गया 15, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं जिसका रेडियस 1.5 आर हो, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 1.5 आर डिस्टेंस आएगा कितना। एक बार समझिए भाई कि यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चों r/3, 2r/3, 3r/3, 4r/3, 5r/3।
ये बच्चों यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 5r/3। समझना बच्चों, ये वाला डिस्टेंस आपका मिल गया, ये वाला जो बच्चों आपका डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस आपका बच्चों हो गया 5r/3। 5r/3 बच्चों ये डिस्टेंस है। क्योंकि हमें अच्छा 5r/3 का मतलब हो गया बच्चों कि 1.67 r मीन्स विच इज ग्रेटर देन 1.5 r। तो मैं इसको एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, ये बच्चों बस समझने के लिए था कि ये जो डिस्टेंस है ये 5r/3 है, जो कि आपके 1.5 r से बच्चों ग्रेटर है। तो इसका मतलब बच्चों जो हमें स्फीयर बनाना है उसका जो रेडियस होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि यहां तक का बच्चों डिस्टेंस हो गया, ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1.6 r। तो हमें तो 1.5 r का ही रेडियस बनाना है, तो मतलब बच्चों जो स्फीयर होगा उसका वो यहाँ से कहीं से पास होगा। समझना बच्चों, स्फीयर यहाँ कहीं से पास होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ आपका r डिस्टेंस हो गया r/3, 2r/3, 3r/3, 4r/3, 5r/3। तो ये 5r/3 है जिसकी वैल्यू होगा 1.67 r, बट हमें इससे कम ही लेना है, तो ये मतलब स्फीयर कहीं यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो एक बार मैं स्फीयर को ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। दिस इज योर रिक्वायर्ड स्फीयर। मैं इसको प्रॉपर बनाने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा स्फीयर दिख पाए। ऐसा कुछ होगा बच्चों, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास स्फीयर बनने जा रहा है आपका, ठीक है। ये आपका बच्चों स्फीयर होने वाला है। ये आपका बच्चों स्फीयर है। तो इसी स्फीयर से लिंक्ड बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। एक बार जो मैं एक्स्ट्रा डॉट है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फिलहाल उससे बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं है बेटा, बट एक्स्ट्रा डॉट जो है मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट ये आपको ओवरऑल फिगर तो क्लियर दिख ही रहा है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट होने की बात नहीं है। एकदम सिंपल सा ये आपका स्फीयर है, और इसी स्फीयर से लिंक्ड बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों की अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है बच्चों क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक बार चेक करियो भाई कि इसमें इनक्लोज चार्ज कितना है। तो सर एक तो ये चार्ज हो गया क्यू 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 5 क्यू हो गया, 6 7 8 9। बच्चों यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो टोटल 9 चार्जेस हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बच्चों टोटल 9 क्यू चार्ज है इस स्फीयर के अंदर। तो जो फ्लक्स मिलेगा बच्चों वो कितना मिल जाएगा 9q/ε0। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था बच्चों, हार्ड नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, क्योंकि हमें रेडियस 1.5 r लेना था और हमें पता है कि यहाँ तक का डिस्टेंस मैं अब बना देता हूँ। ये डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा 1.6 r ये वाला डिस्टेंस है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा 1.6 r। तो मतलब इससे हमें कम ही रेडियस लेना है, तो हमने थोड़ा सा कम रेडियस लेके बना लिया। लेट्स सपोज अब जो ये डिस्टेंस है, जो इसका रेडियस है वो 1.5 r है। तो इसके अंदर बच्चों जो चार्जेस आ गए वो सिर्फ 9q चार्ज आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारा गॉस लॉ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी इज करेक्ट, डी इनकरेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है और किसी भी टाइप का डाउट आता है तो प्लीज आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए, क्योंकि मैंने काफी ट्राई किया हुआ है कि इस क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाऊँ। कोई भी चीज बच्चों हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं हुआ है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कॉन्सेप्ट बता के मैंने बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता के यहाँ पे क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई भी डाउट आ भी रहा है आपको तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को अवेल कर लीजिए। मैं 100% श्योर हूँ बच्चों कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा। बट किसी भी क्वेश्चन को बच्चों, किसी भी पीवाईक्यूज को आपको स्किप नहीं करना है, किसी को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार खुद से रिवाइज करना है, ताकि आपको एग्जाम में अगर वो आ जाए तो आप उसको कर पाए। ऐसा नहीं कि बच्चों एग्जाम में आ जाए तो आप उसको नहीं कर पाए,
और आपने पढ़ा जरूर है बट एग्जाम में आया तो आप नहीं कर पाए, तो ऐसा ना हो बेटा, ठीक है ना। तो इस बात को बच्चों आप स्पेशली ध्यान रखिएगा।